Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing really well. आज का हमारा टॉपिक है ट्रुथ टेबल। मैं आज आप लोगों को ट्रुथ टेबल बनाना सिखाऊंगी। ट्रुथ टेबल आप लोगों ने पहले बहुत बार बनाना सीखा होगा और देखा होगा कि कैसे बनता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को ट्रुथ टेबल बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है और आप कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन दे के ट्रुथ टेबल ईजीली बना सकते हैं। इस तरह से बना तो ट्रुथ टेबल को इजी वे में बनाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आप लोगों को हमेशा रिग्रेट रहेगा कि आप लोग जो है ट्रुथ टेबल कैसे बनाएं और इजी तरीके से आपको बनाना नहीं आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हमने बनाना है ट्रुथ टेबल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ट्रुथ टेबल बनाने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, यानी कि हमें प्रपोजिशन पता हो, प्रपोजिशंस की ट्रुथ वैल्यू पता हो। ये प्री रिक्विजिट जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको फिर ये जो ट्रुथ टेबल है बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। और अगर आपने वो नहीं भी देखी हुई तब भी आपको ये ट्रुथ टेबल इस तरीके से बनाएंगे आप तो आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सपोज करें एक बुलियन एक्सप्रेशन है। हमने ट्रुथ टेबल हमेशा एक बुलियन एक्सप्रेशन का ही बनाना होता है। सपोज करें हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन है a प्लस b डॉट c। ये हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है, हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाना। मैं आपको सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, फिर उसके बाद हम एक बुक से एग्जांपल लेंगे और फिर आपको समझ आएगा। चलें जी, ट्रुथ टेबल हमने बनाना है। ट्रुथ टेबल बनाने से पहले हमें CR का पता होना चाहिए। जैसे कि एक क्लास के अंदर CR होता है ना, यानी कि जैसे आपकी एक क्लास है उसे कंट्रोल करने के लिए CR या फिर मॉनिटर या प्रॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह हमने जब ट्रुथ टेबल बनाना है तो हमें पता होना चाहिए CR। CR क्या होता है? अब ये आपके दिमाग में सवाल आएगा कि व्हाट इज़ CR? C फॉर कॉलम एंड R फॉर रो। तो जब भी आपने ट्रुथ टेबल बनाना है पहला स्टेप होता है व्हाट इज़ CR, यानी उस टेबल की क्या कॉलम होंगे और क्या रो होंगी। अगर आपको कॉलम और रो पता चल जाए तो आप इजीली टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमने ट्रुथ टेबल बनाना है हमने CR फाइंड आउट करना है कि क्या कॉलम होंगे और क्या रो होंगी। तो अब हम आ जाते हैं C की तरफ, यानी कि कॉलम की तरफ। हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे ट्रुथ टेबल में क्या क्या कॉलम होंगे। तो उसके लिए हमें वापस आना पड़ेगा बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या है। तो बुलियन एक्सप्रेशन को जब आप लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, जो जो आप स्टेप लेते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलम आ जाएंगे। कैसे? अब ये बुलियन एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ और यहाँ पे हम टेबल राइट करेंगे, ठीक है। ये मैं रफ बना रही हूँ, फिर मैं आपको जो है नीट बनाना बताऊँगी। तो मेरे पास एक्सप्रेशन है a प्लस b डॉट c। आपको ये इक्वेशन दे दी जाए और आपको कहा जाए आपने इसको सॉल्व करना है। तो अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। यानी हमें सबसे पहले a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमें a, b, c की वैल्यू पता होगी हम वैल्यू को पुट करेंगे और जो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ हमारे ट्रुथ टेबल में सबसे पहला कॉलम होगा a का, फिर होगा b का और फिर होगा c का। यानी कॉलम उसी तरतीब से बनते जाएंगे जिस तरतीब से आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे, फिर हम रोज़ बनाएंगे। जब हमें CR हमारे टेबल के फाइंड आउट हो जाएंगे तो फिर हम उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अब हमें, यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, टेबल के अलावा मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे a की वैल्यू पता हो, b की वैल्यू पता हो, c की वैल्यू पता हो। सपोज कर लें हमें a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू भी पता है, c की वैल्यू भी पता है। मैं फ़र्ज़ी तौर पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। सपोज करते हैं a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 5, ठीक है। पहला स्टेप था इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। वैल्यूज़ फाइंड आउट करना तो हमने वैल्यूज़ यानी जो स्टेप हमने लेने थे, पहले a की वैल्यू, फिर b की, फिर c की, तो वो हमने कॉलम बना ली। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, अगला स्टेप करना है इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है।
वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना है, वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना है, हमने इसको जो छोटी ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है, यानी हमें a प्लस बी पता होना चाहिए। तो अगला यानी कि अगला हमने ऑपरेशन क्या करना है, a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a प्लस बी मेरे पास आ जाएगा अगला कॉलम। जब मुझे a प्लस बी फाइंड आउट हो गया, यानी पहले वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, जब मुझे वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई तो मैंने वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगला ऑपरेशन क्या करना था, a प्लस बी फाइंड आउट करना था, तो मैंने अगला कॉलम वो बना लिया। जब मुझे a प्लस बी आ जाएगा, इसकी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूँगी c की वैल्यू के साथ, तो मेरा अगला कॉलम क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है c के साथ। ठीक है, दोबारा ज़रा गौर से सुनिए, हमने कॉलम कैसे बनाने हैं। जो हमें बुलियन एक्सप्रेशन दी गई है उसको जिस स्टेप से हमने सॉल्व करना है उसके वो स्टेप क्या कहलाते हैं, हमारे कॉलम कहलाते हैं। हमें सबसे पहले a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए, a b c एक कॉलम बन गया, यानी वैल्यूज़ पता हों। फिर हमने a प्लस बी को सॉल्व करना है तो उसका एक कॉलम बन गया, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है c के साथ, तो उसका एक कॉलम बन गया। तो कॉलम कैसे बनने हैं, यानी इस टेबल के हमें c कैसे फाइंड आउट होगा हमें पता चल गया, यानी इस टेबल के कॉलम हमें इस तरीके से फाइंड आउट होंगे। अब हम आ जाते हैं रो की तरफ। ये हमारे पास कॉलम आ गए हैं इस टेबल के। अब हम आ जाते हैं रो की तरफ। रो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जितने आपके पास एक बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जितने वेरिएबल्स होंगे उसको हम 2 की पावर n ले लेंगे। हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, एक a है, एक b है और एक c है। ठीक है, a b c कितने वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, 3 वेरिएबल इस्तेमाल हुए। तो हम क्या करेंगे, 2 पावर n, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पावर 3, 2 पावर 3 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। यानी कि हमारे पास कितनी कतारें या कितने रोज़ होने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारे पास कितनी कतारें होनी चाहिए, 8। पहले हमें कॉलम पता चल गए और अब हमें रोज़ पता चल गई हैं। ठीक है, हमने कोई भी टेबल बनाना है तो बुलियन एक्सप्रेशन के हमें CR फाइंड आउट करने पड़ेंगे, पहले कॉलम और फिर रोज़। कॉलम किस लिए, कैसे कि एक्सप्रेशन को जैसे जैसे जिस तरीके से हमने सॉल्व करना है उस हर एक स्टेप का हम एक एक कॉलम बना लेंगे। यानी कि ये आंसर आने के लिए हमें पहले A पता हो, B पता हो, C ये हमें पता है, तो हमने पहले A प्लस बी करना है, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है C के साथ, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉलम बनाते हैं। रोज़ कैसे बनाते हैं, जितने वेरिएबल हमारी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हुए हैं, ये हमारे पास एक्सप्रेशन 3 वेरिएबल इस्तेमाल हुए तो 2 पावर n यानी 2 पावर 3 तो 8 रोज़ होंगे। अगर 2 वेरिएबल होते तो 2 पावर n, तो कितनी रोज़ होती है हमारे पास, 4 रोज़ होती। मैं अब इस टेबल को नीच करती हूँ और फिर मैं इसको इस टेबल के अंदर किस तरीके से हम लोगों ने वैल्यूज़ फिल करनी है इनकी, वो मैं आपको बताऊँगी। तो जी ये मेरे पास एक नीट मैंने ट्रुथ टेबल बना लिया। ये वही एक्सप्रेशन है मेरे पास, कॉलम और रोज़ मेरे पास कैसे आएंगे ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं रोज़ बना लेती हूँ, देख लेती हूँ। मेरे पास वही रोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ आ गई हैं और ये मेरे पास कॉलम आ गए। ये मैंने पेंसिल से इसलिए लिखा है ताकि मैं बाद में जो है इसको इरेज कर सकूं, क्योंकि ये टेबल का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने साथ में लिख लिया है इसलिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे पास जो है 8 रोज़ हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। अगर आपको याद हो कि अभी हमने फार्मूला यूज़ किया था 2 पावर n, तो 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। ये हमारे पास आ गई थी रोज़ के, हमारे पास 8 रोज़ होनी चाहिए। इसी को अब हम आगे लेके चलेंगे। 8 को हमने डिवाइड कर देना है 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4। यानी कि पहले वेरिएबल की वैल्यूज़ हमने 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1 लिखना है। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है
कि आप 4 दफ़ा इसे 0 से स्टार्ट कर लें, ठीक है, 4 दफ़ा 0 और 4 दफ़ा 1। फिर अगर आपने 0 से स्टार्ट किया ना तो अगली भी वैल्यू आपने 0 से ही स्टार्ट करनी है, ठीक है। अगर आप 1 से स्टार्ट करें यानी आप चाहते हैं कि पहले 4 दफ़ा 1, यानी आपने वैल्यू हमेशा 0 और 1 ही देनी है। तो यहाँ पे आया है 4 आंसर, तो आप चाहें तो यहाँ पे 4 टाइम्स 1 और 4 टाइम्स 0 भी कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रुथ टेबल का बेसिकली मकसद होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। ये नहीं होता कि तरतीब भी हो, तो आप पहले 0 से भी शुरू कर सकते हैं और 1 से भी। लेकिन अगर आपने 1 से शुरू किया है तो अगले को जब आपने वैल्यू देनी है, अगले वेरिएबल को, तो वो भी आपने 1 से देनी है। सी को जब आपने वैल्यू देनी है वो भी आपने 1 से स्टार्ट करनी है। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने बी को जो वैल्यू देनी है वो भी 0 से स्टार्ट करनी है। देख लेते हैं कैसे, ठीक है। मैं इसको रेस कर देती हूँ अगेन। अब मेरे पास आंसर आया 4, तो ठीक है, मैं अब करने लगी हूँ 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1। मैं 1 से स्टार्ट नहीं करती, मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि 0 पहले आता है, 1 बाद में आता है। तो मैं जब ट्रुथ टेबल बनाती हूँ हमेशा, तो मैं पहले 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1 तब तक जब तक कि हमारी रोज़ ख़त्म ना हो जाए। तो 8 रोज़ थी, 4 दफ़ा 0, 4 दफ़ा 1। अब हमने अगले वेरिएबल को वैल्यू देनी है, तो मैं जो मेरे पास रिमेनिंग रह गया था 4, इसको 2 से डिवाइड कर लूँगी। मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। यानी मैंने 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1 तब तक लिखना है जब तक कि रोज़ ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1, 2 दफ़ा 0 और 2 दफ़ा 1। अब रो ख़त्म होगी, डेफिनेटली मेरी वैल्यूज़ भी ख़त्म हो गई। अब मैंने तीसरे वेरिएबल को वैल्यू कैसे देनी है, मैंने अगेन 2 से डिवाइड करना है। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आया। इसका मतलब 1 दफ़ा 0, 1 दफ़ा 1, 1 दफ़ा 0, 1 दफ़ा 1, 1 दफ़ा 0, 1 दफ़ा 1, 1 दफ़ा 0, 1 दफ़ा 1 तब तक मैंने रिपीट करना है जब तक कि हमारी रोज़ ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, ये मैंने 0 से स्टार्ट किया था, तो मैंने अगला वेरिएबल भी 0 से स्टार्ट किया। 2 दफ़ा था तो 2 दफ़ा 0, ये भी मैंने 0 से स्टार्ट किया। अगर मैं 1 से स्टार्ट करती, लेट्स सपोज, तो मैं बी को भी 1 से वैल्यू देती, यानी 4 दफ़ा 1, 4 दफ़ा 0, 4 दफ़ा 1, सॉरी 2 दफ़ा 1, 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1, 2 दफ़ा 0। सिर्फ इससे क्या होना था, तरतीब चेंज होनी थी और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर। अब हमने ए बी सी को वैल्यूज़ दे दी है। अब हमने ए बी सी को वैल्यूज़ दे दी हैं, तो अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक और टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, जब भी आप सॉल्व करने लगेंगे, अब देखें हमने किन 2 कॉलम को और करना है या प्लस करना है, ए और बी को। तो हम इसके ऊपर छोटा सा जो है ना पेंसिल से टिक बना लेंगे ताकि हमें ख़्याल रहे कि हम इन 2 कॉलम्स को प्लस कर रहे हैं। ऐसे होता है जब हम जल्दी से काम कर रहे होते हैं ना पेपर में, तो हमारी नज़र इस पे पड़ जाती है और हाँ, हम इस दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। या तो आपने ऐसे करना है, इसके दरमियान में इस पेंसिल को ऐसे रख लेना ताकि ये वैल्यू छुप जाए, आपको नज़र ही ना आए। ये ऐसे कर लेना है, या आपने इसके ऊपर 2 टिक डालने हैं ताकि आपकी वैल्यू के गलत आने के चांसेस रहें ही ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ए प्लस बी। अब ज़रा गौर से देखिएगा, 0 + 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे 0 + 0 0 होता है और 1 + 1 1 होता है। यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि 1 + 1 2 होता है और 1 + 1 10 होता है। जब हम ट्रुथ वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ 2 ही सूरत में आती हैं, 0 या 1। 0 यानी कि फॉल्स ही होगा, और 0 और 1 अगर हमने ट्रू ज़ाहिर यानी फॉल्स या ट्रू में आंसर आना है तो 0 या 1 में आंसर आएगा। तो 0 + 0 कितना होगा, 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1। अब यहाँ पे 1 + 1 है तो ये हमारे पास 1 ही रहेगा, 2 नहीं आएगा। क्लियर। 1 + 1 1। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, a + b यानी जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसको और c को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर और इसके ऊपर टिक कर लेना है, या
हमने यहाँ पे स्केल रख देना है कि हमने इस वैल्यू को यूज़ नहीं करना ताकि हमारे गलती के चांसेस ख़त्म हो जाए। हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 जिसके साथ भी होगा ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ 0 है आप बगैर कुछ देखे सोचे समझे 0 कर दें। यहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पे 0। 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया और ये आपका ट्रुथ टेबल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये तरीके का समझ आया हो और ये आप लोगों को इजी लगा हो। ये बहुत इजी है, आप इसकी सिर्फ 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें और आप कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन ले रहे हैं आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और बुलियन एक्सप्रेशन लेना चाहूँगी, ठीक है, ताकि आप उसे इजीली सॉल्व कर सकें। अच्छा, एक और बात, अगर नॉट आ जाता है किसी के साथ तो हमने सबसे पहले नॉट को सॉल्व करना होता है। यानी कि अगर आ जाए नॉट P एंड Q, तो इसको मैं थोड़ा सा ना मैथमेटिकल टर्म्स में चेंज करूँगी। नॉट को हम इस साइन से जाहिर करते हैं, P की जगह P आ जाएगा, एंड की जगह डॉट आ जाएगा और Q की जगह Q आ जाएगा। तो ये हमारी बुलियन एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P और Q, यानी हम P फाइंड आउट कर लेंगे, फिर Q फाइंड आउट करेंगे। अगला स्टेप होगा हमारे पास, पहले हमारे पास नॉट P हो, फिर हम उसे क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले हम नॉट P फाइंड आउट करेंगे, नॉट P हमारे पास जैसे ही आएगा नॉट P को हमने मल्टीप्लाई कर देना है Q के साथ। तो ये देखें हमारे पास एक ट्रुथ टेबल बन गया है। ठीक है, ऐसे आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी रोज़ निकालनी। कितने वेरिएबल है हमारे पास, P और Q, 2 वेरिएबल हैं। 2 पावर n, तो 2 पावर 2 इज़ इक्वल टू 4, यानी हमारे पास 4 रोज़ होनी चाहिए, 1 2 3 और 4। यहाँ तक हमारे ट्रुथ टेबल होगा। अब पहले वेरिएबल को हमने वैल्यू देनी है तो हम डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास आंसर आया 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, यानी 2 टाइम्स 0 या 2 टाइम 1। अब ये मैंने 0 से स्टार्ट किया था ना ये वाला टेबल, तो मैं यहाँ पे अब आपको 1 से स्टार्ट करके दिखा देती हूँ कि इन तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम हमारे पास 0, तो ये 2 आंसर रह गया था। यहाँ पे अगेन इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0। ये तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक हमारी रोज़ ख़त्म ना हो जाए। तो रोज़ ख़त्म हो गई, डेफिनेटली ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, नॉट P निकालना है। ठीक है, हमने Q को छुपा देना। नॉट P का मतलब होता है जो वैल्यू 1 है वो 0 हो जाएगी और जो 0 है वो 1 हो जाएगी। नॉट का मतलब वो उसकी ऑपोजिट वैल्यू हो जाएगी, उलट हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, ये 0 है तो यहाँ 1 और ये 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, Q और नॉट P को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, यहाँ 1 और ये भी क्या हो गया 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ये वाली है आपको यहाँ पे दी गई है। क्लियर? तो ये देखेंगे बिल्कुल यही बन गया ना। आप 0 की जगह, 0 का मतलब होता है F और ये T और ये F। आपकी मर्ज़ी है आप FF यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है आप 0 और 1 यूज़ कर लें। मुझे 0 और 1 यूज़ करना इजी लगता है, मैं हमेशा ट्रुथ टेबल 0 और 1 से बनाती हूँ। अगर आप 0 और 1 नहीं यूज़ करना चाहते तो आप F और T भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अब आपको आगे F और T के ज़रिए ही इस जो है ना को यूज़ करते हुए ट्रुथ टेबल बनाना सिखाऊंगी। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों की एक एक्टिविटी है ये वाली कि ड्रॉ द ट्रुथ टेबल टू वेरीफाई। ठीक है, हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ये मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। आप लोगों को इस तरीके से ट्रुथ टेबल बनाने भी आ जाएंगे, यानी कि ये आप लोगों के जो लॉज हैं इसके ट्रुथ टेबल भी, और मैं अब आपको F और T के थ्रू जो है ट्रुथ टेबल बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, बस आपने जो याद रखना है बात को, वो इतनी सी बात को याद रखना है, F इज़ इक्वल टू 0,
और t इज़ इक्वल टू 1। तो आप चाहे इससे टेबल बनाएं 0 1 से या ft से, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। हमारी एक्सप्रेशन क्या है? हमारी एक्सप्रेशन है a प्लस बी डॉट सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी। क्लियर? तो जैसा कि हमें ट्रुथ टेबल अब तो बनाने आते हैं ना, हाँ जी, हमें अब ट्रुथ टेबल बनाने आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? CR फाइंड आउट करेंगे। हमें सबसे पहले पता हो हमारे कॉलम्स और हम उसके बाद हमें पता हो हमारी रोज़। तो हम सबसे पहले अपने इस टेबल के जो है ना C फाइंड आउट कर लेंगे। उससे पहले हम अपनी इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे, यानी कि हम देखेंगे। अच्छा, अगर सपोज़ करें, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम C फाइंड आउट करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को किस तरतीब से हल करेंगे। ओके, मैं अब इस एक्सप्रेशन को हल करना चाहती हूँ, तो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लेती हूँ दोबारा से, ताकि हम यहाँ पे जो है इजीली ज़्यादा स्पेस में काम कर सकें। ठीक है, a प्लस सी। तो मैं जब इसको सॉल्व करने लगती हूँ या आप सॉल्व करते हैं मैथ में, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कह देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और इसको हम कह देते हैं राइट हैंड साइड, और किसी एक साइड को हम ले लेते हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं, वो पूरी सॉल्व हो जाती है, वहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं, फिर हम दूसरी साइड को सॉल्व करने लगते हैं। ऐसे ही होता है ना? हाँ जी, ऐसे ही होता है। तो अब मैं लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेती हूँ। तो लेफ़्ट हैंड साइड को जब मैंने लिया तो मुझे सबसे पहले a, b और c ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो मेरा यहाँ पे मैं बना लेती हूँ साथ पे, मुझे a पता हो, मुझे b पता हो और मुझे c पता हो। अब मुझे a, b, c की वैल्यू पता है, ठीक है। तो मुझे अब a, b, c की वैल्यू पता है, तो मैं अब वैल्यू जब मुझे पता चल गई तो मैंने उसके बाद क्या हल करना है, मुझे b डॉट c को सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट को। तो मैं उसके बाद किसको सॉल्व करूँगी, b डॉट c को मैंने सॉल्व करना है। b डॉट c भी मेरे पास आ गया, तो मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को प्लस कर लेना है a के साथ। मैंने यहाँ पे क्या करना है, b डॉट c की वैल्यू सपोज करें मेरे पास आ गई, इस वैल्यू को मैंने प्लस कर लेना है a के साथ। ठीक है, यहाँ पे a लिख दिया है, यहाँ पे a लिख लें, इसकी तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख लेंगे, ये हमारे क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गई है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। हमें सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, a, b, c की वैल्यू। तो ये तो हमें पता है a, b, c की वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। उसके बाद हमने किसको सॉल्व करना है, हमने a प्लस b को। तो मुझे a प्लस b पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने किसको करना है, a प्लस c को करना है। a प्लस c जब मेरे पास आ जाएगा, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे इसकी जो है ना एक कॉलम और आएगा, तो यहाँ पे स्पेस चूँकि नहीं है तो इसलिए मैं वो यहाँ पे लिख लूँगी। तो मेरे पास जो a प्लस b आया है और जो मेरे पास a प्लस c आया है, उसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ये मेरे कॉलम्स बन गए हैं, ठीक है। ये कॉलम किस तरीके से बने हैं आपने देख लिया है। ये हमारे पास क्या हो गई है, हमारी राइट हैंड साइड। हम यहाँ ऊपर छोटा सा लिख लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो पेंसिल से लिख लें, बाद में से सॉल्व करने के बाद इसको इरेज कर सकते हैं। अब मैं इस कॉलम को थोड़ा सा कंसाइज करके, नीट करके लेके आती हूँ, फिर हम इसकी रोज़ फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने जो है एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लिया है और टेबल को थोड़ा सा नीट कर लिया है। तो हमें जो है, पहले हमने C और R फाइंड आउट करने थे, तो हमें C और R में से C फाइंड आउट हो गया। अब हमने R फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ज़रा एक्सप्रेशन की तरफ, तो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, A, B और C, 3 वेरिएबल हैं। यहाँ पे ये रिपीट हो रहे हैं, दोबारा इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं, 3 हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 पावर n यानी 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। कितनी रोज़ हमारे पास होनी चाहिए, 8 रोज़ होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, हमारे पास 8 रोज़ बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रोज़ और कॉलम। तो
अब हमारे पास हमें इस टेबल का C और R फाइंड आउट हो गया है, CR हमें फाइंड आउट हो गया है। अब हमने इसे वैल्यूज़ देनी है। तो हम वैल्यूज़ कैसे देते हैं, ये जो हमने फॉर्मूले से निकाला है आंसर, इसको हम डिवाइड करते जाएंगे 2 के साथ। 2 के साथ हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, F। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1 दे रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों को जब मैंने स्टार्ट की थी ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने याद रखना है F इज़ इक्वल टू 0 एंड T इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने पहले आप लोगों को ट्रुथ टेबल करवाया है 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम 1। तो अब यहाँ पे 4 आंसर आया, इट मीन्स हमने 4 टाइम F और 4 टाइम T लिख देने हैं। तो ये हमारे पास F और T आ गए। क्लियर। अब मैं इसे डिवाइड कर दूंगी अगेन 2 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। इट मीन्स 2 टाइम्स F और 2 टाइम्स T हमने तब तक रिपीट करने हैं जब तक कि हमारी रोज़ ख़त्म ना हो जाए। तो ये ख़त्म हो गई, हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। फिर अगेन हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आया है 1। तो इसका मतलब 1 टाइम F 1 टाइम T, F T F T F और T। क्लियर। अब हमने आगे क्या करना है, B डॉट C करना है। B डॉट C करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F इंटू एफ यानी 0 इंटू 0। F हमारे पास किसके इक्वल था, F हमारे पास 0 के इक्वल था। तो 0 इंटू 0 या F इंटू एफ, F यहाँ पे भी F, T इंटू एफ या T इंटू 0 F, यहाँ पे T इंटू T हमारे पास क्या आ जाएगा, T, F इंटू एफ F, F इंटू T F, यहाँ पे भी F और यहाँ पे T इंटू T है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। आप चाहें तो ये 0 और 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को F और D इसलिए समझा रही हूँ, जिस स्टूडेंट को जो मेथड ईजी लगता है वो उसे कर सकता है। मैं हमेशा 0 और 1 से करती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि आपने 0 और 1 से करना है। इस 0 और 1 डालने से आपका ट्रुथ टेबल कभी भी गलत कंसीडर नहीं होगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्जी इसको सॉल्व करें। क्लियर। तो हमारे पास B इन डॉट C आ गया। अब हमने क्या करना है, B डॉट C को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, A के साथ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं स्केल रख लेती हूँ। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा। अब आपको साफ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, F प्लस F हमारे पास क्या हो जाएगा, F, F प्लस F F, F प्लस F F, F प्लस T हमारे पास हो जाएगा T, यानी 0 जमा 1। 0 और 1 से आप करते हैं ना तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाता है। 0 जमा 1 0, 1 जमा 0 0, 1 जमा 1 1, 1 इंटू 1 1। तो F और T करते हैं ना तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह जाती है, बच्चे थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कंसीडर करती हूँ कि आप 0 और 1 से करें, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप जिससे मर्ज़ी करें, जैसे आपको आसान लगता है। ठीक है, मैं दोनों मेथड आप लोगों को समझा रही हूँ। T प्लस F यानी 1 प्लस 0 T, यहाँ पे भी T प्लस F T और T प्लस T तो T ही होता है। ठीक है, ये अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब हमने क्या करना है, A प्लस B को हमने सम करना है, यानी इन दोनों को हमने सम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, A प्लस B, यहाँ पे आ जाएगा 0 जमा 0 यानी F प्लस F F, F प्लस F F, F T T और F T यहाँ पे भी T, T F T, T F T यहाँ पे भी T और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। उसके बाद हमने करना है A प्लस C को प्लस। ठीक है, यानी इनको अब हमने इन दो कॉलम को, इसको और इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा F प्लस F F, F प्लस T T, F प्लस F F F, F प्लस T T, T प्लस F T, T प्लस T T, T प्लस F T और T प्लस T T। और उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी एंड करना है। ये F क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, F इंटू F F, F इंटू T
F यानी 0 इंटू 1, T इंटू F, F, T इंटू T, 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 T और T। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब हमने देखना है क्या हमारी राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप ज़रा गौर से देखें तो हमारी यहाँ पे F, इधर भी F, इधर भी F, F, T, T, T। अगर इनका आंसर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब हमारा ट्रुथ टेबल बिल्कुल ठीक है। इस तरह का जो इक्वालिटी के अंदर बुलियन एक्सप्रेशन जो आती है तो उसका ट्रुथ टेबल इन दोनों वैल्यूज़ को देखने से पता चलता है कि वो ठीक है या नहीं ठीक। आई होप आप लोगों को ये ट्रुथ टेबल बनाना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी आप लोगों की कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई ट्रुथ टेबल नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगी। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, कोई भी एक चीज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो या समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।